नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास सूत्र के तौर पर द साइलेंट कैनवस नाम के एक पाठ के कुछ अंश हैं जो हमें 20वीं सदी की शुरुआत के लखनऊ में ले जाते हैं। ये कहानी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव की है। एक तरफ है कुमार जो लंदन से डी.लिट की डिग्री लेके लौटे हैं, पर समाज उन्हें एक क्लर्क की नौकरी तक देने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ है निरुपमा, एक बहुत अमीर ताकतवर जमींदार। वो अपने आलीशान महल में रहती तो हैं, लेकिन परंपराओं और पारिवारिक साजिशों की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। बिल्कुल, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो सड़क पर है और एक अमीर औरत जो एक सोने के पिंजरे में कैद है। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि इन किरदारों के जरिए उस दौर के सामाजिक तनाव, व्यक्तिगत संघर्ष और वो जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की खींचतान थी, उसे समझना है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ में, और कुमार और निरुपमा की जो पहली मुलाकात है वो इतनी नाटकीय है कि लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन हो। बहुत ही ड्रामेटिक। कुमार जो नौकरी की तलाश में हर जगह से निराश हो चुके हैं, वो अपने सस्ते से होटल के बाहर एक चारपाई कर लेटे हैं और बस ऐसी कुछ गुनगुनाने लगते हैं। और जवाब कहाँ से आता है? ठीक सामने वाले खूबसूरत मकान की छत से। हाँ, पहले हारमोनियम पर और फिर ग्रामोफोन पर एक बंगाली गाना बजता है। और ये कोई दोस्ती का इशारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चुनौती है, एक तरह की संगीत की जंग। जैसे निरुपमा कह रही हो, तुम क्या गाते हो, असली संगीत यहाँ है। हाँ, और कुमार इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। वो भी उसी धुन पर गाने लगते हैं। लेकिन इस संगीत की नोकझोंक का अंत बड़ा अजीब होता है। निरुपमा छत पर आती हैं, शायद कुमार को देखने के लिए, लेकिन अंधेरे में देख नहीं पाती हैं और गुस्से में चिल्लाती हैं, छूचो गुरु गाधा। यानी छिछुंदर, बैल, गधा। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब और अपमानजनक पहली मुलाकात है। सिर्फ एक संगीत की नोक-झोंक पर इतना गुस्सा क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये गुस्सा सिर्फ उस संगीत पर नहीं है। ये निरुपमा की अपनी घुटन है, उसका अपना गुस्सा है। वो एक ऐसे समाज और परिवार में है जहां एक औरत अपनी राय, अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर नहीं कर सकती। अच्छा। तो उसका वो जो दबा हुआ गुस्सा है, वो बेबसी, वो इस तरह के अजीब और बेतुके शब्दों में बाहर आती है। ये उसकी अपनी कैद के खिलाफ एक चीख है जो बस गलत निशाने पर लग जाती है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। और कुमार का इस पर जो रिएक्शन है वो उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। वो इस गाली से अपमानित महसूस नहीं करते, बल्कि वो शब्दों के पीछे की भावना को, उस संकोच और छटपटाहट को समझ जाते हैं। सही बात है। ये उनकी गहरी समझ को दिखाता है, और यही समझ अगले दिन की खामोशी में भी दिखती है। हाँ, वो सुबह वाला सीन। जब सुबह दोनों की नजरें मिलती हैं तो कोई शब्द नहीं कहे जाते, बस एक खामोश संवाद होता है। जिसमें पिछली रात का गुस्सा भी है, शर्मिंदगी भी है और शायद एक अनजाना सा जुड़ाव भी। वो एकटक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, और वो नजरें, वो खामोशी ही इस कहानी का असल आधार बनती है। शब्दों से ज्यादा गहरा एक रिश्ता वहीं कायम हो जाता है। अब यहाँ कहानी का वो हिस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। एक डी.लिट फ्रॉम लंदन, समाज उसे क्लर्क की नौकरी नहीं दे रहा, तो कुमार क्या करते हैं? वो सड़क पर जूते पॉलिश करने का बक्सा लेकर बैठ जाते हैं। ये तो जमाने के हिसाब से एक सामाजिक धमाका था। धमाका ही था, और जाहिर है उनके जानने वाले, उनके दोस्त सब मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ताने कसते हैं। कोई कहता है 4 रुपए की फॉर्म दे रहे थे, नहीं ली, आखिर पॉलिश और ब्रश लेकर बैठ गए। कोई ताना मारता है, चमार बनकर पुरखों का नाम रोशन करो। ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये उस समाज की मानसिकता थी जहां काम को इंसान की जाति और पदवी से जोड़ा जाता था, उसकी काबिलियत से नहीं। सोच बिल्कुल अलग है। वो कुमार को कोई भिखारी समझकर एक सिक्का फेंकते हैं। हाँ, और कुमार का जवाब, वाह, बिल्कुल देखने लायक होता है। वो बड़ी विनम्रता से लेकिन मजबूती से वो सिक्का लौटा देते हैं और कहते हैं, मैं मेहनताना काम के बाद लेता हूँ। इस एक वाक्य में उन्होंने यामिनी बाबू के पूरे घमंड को तोड़ दिया। बिल्कुल। यहीं पर 2 तरह की शिक्षा का फर्क साफ दिखता है। यामिनी बाबू के लिए डिग्री सिर्फ अहंकार का एक जरिया है, एक सामाजिक तमगा, जबकि कुमार के लिए ज्ञान का मतलब है आत्मसम्मान और मेहनत की इज्जत करना, चाहे वो काम जूते चमकाने का ही क्यों ना हो। आपने पहले कुमार के इस फैसले को कर्मण्यवाधिकारस्ते के सिद्धांत से जोड़ा था। ये बहुत दिलचस्प है
क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का सार यही है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये नहीं थी उनके लिए। ये एक बयान था। हाँ, ये एक दार्शनिक बयान था। ये कहना था कि मेरे काम की कीमत समाज नहीं, मैं खुद तय करूंगा। ये अपने अहंकार को पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित कर देना है, जो उस सिद्धांत का मूल है। वाह! तो एक तरफ लखनऊ की सड़कों पर कुमार अपनी आजादी और आत्मसम्मान की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, लेकिन निरुपमा का क्या, जो उस आलीशान हवेली में कैद हैं? उनका जीवन बाहर से जितना शानदार दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला और साजिशों से भरा है। सोने का पिंजरा। बिल्कुल, वो एक सोने के पिंजरे में है, जिसकी चाबी उनके ही रिश्तेदारों के पास है। उनकी सगाई यामिनी बाबू से उनके मामा योगेश बाबू ने तय की है, और मकसद साफ है, निरुपमा की बेहिसाब जायदाद पर कब्जा करना। और यामिनी बाबू इस साजिश में सिर्फ एक मोहरा है। बिल्कुल, और इस खेल में निरुपमा का सगा भाई सुरेश भी शामिल है, जो जमींदारी का सारा हिसाब किताब अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और एक और परत तब खुलती है जब पता चलता है कि कुमार के कानपुर वाले मकान, जो उनके परिवार की आखिरी निशानी है, वो भी यामिनी बाबू के पास ही गिरवी रखे हैं। हाँ, और यामिनी बाबू निरुपमा के मामा की मदद से निरुपमा के ही पैसों से उन मकानों को हड़पने की फिराक में है। ये धोखे का एक पूरा जाल है। यही इस कहानी को सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा गहरा बनाता है। हाँ, ये सत्ता, लालच और शोषण की कहानी है, खासकर एक ऐसी औरत के शोषण की जिसके पास सब कुछ होते हुए भी असल में कुछ नहीं है। उसका असली संघर्ष अपनी अंतरात्मा और उस परिवार के प्रति कर्तव्य के बीच है, जो उसे धोखा दे रहा है। उनकी एक दोस्त है कमल, जो उन्हें उकसाती भी है। हाँ, कमल काफी प्रगतिशील विचारों की है और उसे कहती है कि वो अपने लिए सोचे, अपने हक के लिए लड़े। लेकिन निरुपमा पर पारिवारिक संस्कारों का बोझ इतना ज्यादा है कि वो आसानी से उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाती। तो लखनऊ में हम कुमार को सक्रिय रूप से अपना रास्ता चुनते हुए देखते हैं, लेकिन निरुपमा अपनी हवेली में फंसी हुई हैं। इस पिंजरे को और समझने के लिए कहानी हमें उनके गांव रामपुर ले जाती है, लेकिन वहां उन्हें जो मिलता है उसकी तो उन्हें कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, रामपुर जाकर उनका अपनी सच्चाई से पहली बार सामना होता है। उन्हें पता चलता है कि जिस गांव की वो मालिक है, वहां कुमार के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। और वजह सिर्फ इसलिए कि कुमार विदेश पढ़ने गया था। हाँ, समुद्र पार जाना, जिसे गांव के ठेकेदार धर्म के खिलाफ मानते हैं। उस परिवार को गांव के कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता। ये तो बहुत ही क्रूर है। और फिर उन्हें इससे भी बड़ा झटका लगता है जब ये सच्चाई सामने आती है कि उनके अपने भाई सुरेश ने ही धोखाधड़ी करके कुमार के परिवार को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया है, जिस जमीन पर वो पीढ़ियों से रहते आए थे। और गांव के ताकतवर लोग भी इस अन्याय में जमींदार यानी सुरेश का ही साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, ये वो पल है जब निरुपमा का जो प्रिविलेज का बुलबुला है वो फट जाता है। पहली बार वो उस अन्याय को अपनी आंखों से देखती हैं, जिसकी वो अनजाने में ही सही पर मालिक हैं। अच्छा, अब तक जमींदारी उनके लिए सिर्फ एक पदवी थी, पैसों का स्रोत थी। अब उन्हें एहसास होता है कि ये एक जिम्मेदारी भी है। कुमार के परिवार के लिए उनकी सहानुभूति अब एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी में बदल जाती है, और उनका जो आंतरिक द्वंद्व है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है। क्या वो अपने भाई और परिवार के खिलाफ जाकर सच का साथ देंगी? हाँ, और ये सिर्फ सच का साथ देने का सवाल नहीं है, ये अपनी अस्मिता को बचाने का सवाल है। क्या वो हमेशा अपने परिवार और समाज की बनाई लकीरों पर चलेंगी, या अपनी राह खुद बनाएंगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गांव में रखे गए एक भोज में, जहां कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कुमार का छोटा भाई रामचंद्र, जो एक बहुत होनहार छात्र है, उस भोज में आता है। निरुपमा ने चुपके से उसके लिए एक स्कॉलरशिप का इंतजाम किया था। लेकिन रामचंद्र बड़े स्वाभिमान के साथ उस स्कॉलरशिप को सबके सामने ठुकरा देता है। वो सिर्फ पैसे लौटाने नहीं आया है, वो अपने परिवार की इज्जत वापस लेने आया है। वो ऐलान करता है कि उसका परिवार हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर जा रहा है, और उसके शब्द निरुपमा के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो कहता है, हम आपके कुएं से पानी भरने के गुनहगार थे, इस तरह यहाँ हमारा कुछ नहीं। इन शब्दों में कितना दर्द है और कितना स्वाभिमान। वो कह रहा है कि हम आपकी दया नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना हक चाहते थे, जो आपने छीन लिया। ये घटना निरुपमा को अंदर तक झकझोर देती है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक निर्णायक मोड़ है। वो अपने परिवार, समाज और उन सारे नियमों के खिलाफ जाने का फैसला कर लेती है
जिन्होंने उसे अब तक बांध रखा था। ये उनके लिए एक तरह से आत्मबोध का क्षण है। बिल्कुल, सेल्फ रियलाइजेशन का। उसे समझ आता है कि चुप रहना और अन्याय को होने देना भी अन्याय में भागीदार बनने जैसा ही है। यहीं पर वो अपनी एजेंसी को क्लेम करती हैं। वो अब सिर्फ एक जमींदार की उपाधि या परिवार की इज्जत धोने वाली औरत नहीं रहती, बल्कि एक व्यक्ति बनती हैं जो एक नैतिक फैसला ले रहा है। और उधर लखनऊ में कुमार अपनी मेहनत से अपनी माँ और भाई के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो निरुपमा की दोस्त कमल को पढ़ाने लगते हैं और उनके बीच एक नया बौद्धिक रिश्ता पनपने लगता है। और कहानी के आखिर में निरुपमा वो करती हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ समाज की परवाह किए बिना लखनऊ में कुमार के घर पहुंच जाती हैं। और वो सिर्फ माफी मांगने नहीं आई, नहीं, वो कुमार के परिवार की जमीन के कागजात और कानपुर वाले मकान वापस करने आई है। ये उनके विद्रोह का, उनकी बगावत का प्रतीक है। वो सिर्फ जमीन और मकान नहीं लौटा रही हैं, वो उस अन्याय को सुधार रही हैं जो उनके नाम पर उनकी ताकत का इस्तेमाल करके किया गया था। ये उनकी तरफ से एक प्रायश्चित भी है और एक ऐलान भी। बिल्कुल, वो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रही हैं, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां स्वाभिमान पाखंड से टकराता है, जहां शिक्षा अहंकार से लड़ती है और जहां एक अकेली औरत और एक अकेला आदमी पूरे समाज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हैं। इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे मजबूती से उभर कर आती है वो है व्यक्तिगत चुनाव की ताकत। सिस्टम कितना भी सड़ावा क्यों ना हो, समाज कितना भी दमनकारी क्यों ना हो, एक व्यक्ति का अपने विवेक से लिया गया फैसला उस सिस्टम में दरार डाल सकता है। सही बात है। कुमार अपने कर्म से समाज को चुनौती देते हैं और निरुपमा अपने नैतिक फैसले से। ये कहानी जातिवाद, सामाजिक पूर्वाग्रहों और इंसानी रिश्तों की जटिलता पर एक बहुत गहरी और जरूरी टिप्पणी है। कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे छोड़ देती है। निरुपमा ने एक साहसी फैसला ले लिया है और उधर कुमार और कमल के बीच एक नया रिश्ता बन रहा है। यह एक अहम सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या ऐसे समाज में जहां हर तरफ बाधाएं हैं, किसी एक व्यक्ति का नैतिक साहस सच में अपनी और दूसरों की किस्मत बदल सकता है? या फिर ये सिर्फ पुरानी उलझनों को खत्म करके नई और शायद ज्यादा जटिल उलझनों को जन्म देता है? क्योंकि निरुपमा का विद्रोह अपने परिवार से एक लंबी और कड़वी लड़ाई की शुरुआत भर है। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।